जेनेटिक डिसऑर्डर पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, चलिए करना क्या है इसमें। देखो होता क्या है, कुछ ऐसे डिजीजेस होती हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती हैं ना। जैसे मैंने कहा कि दादा में भी था, अब्बा में भी है, लड़के में भी है, उनके बच्चे में हो सकता है। तो ऐसी कोई भी डिजीज़ जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती है, उसे पता करने का तरीका, उसका नाम होता है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड। डिसऑर्डर्स भी क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। मतलब डिसऑर्डर्स या जो बीमारियां होती हैं वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। ऐसी बीमारियां जो क्रोमोसोम से रिलेटेड होंगी या जो जीन से रिलेटेड होंगी, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी जाती हैं। हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। करें ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन सोसाइटी में डिसऑर्डर्स भी क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द फैमिली। कुछ फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि कुछ हेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते रहते हैं। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स वर्क, कब हुआ था? मेंडल के वर्क की डिस्कवरी 1900 में हुई थी। किसने किया था? हाँ, डेवरीज, फॉरेंस एंड सेरमार्क ने की थी 1902 भाई। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आगे प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेड्स इन द ह्यूमन बीइंग्स बिगन। कह रहे हैं कि मेंडल के वर्क मेंडल के काम को दोबारा से रीडिस्कवर करने के बाद में फिर हमने ह्यूमन की तरफ देखा कि ह्यूमन भी स्टडी करते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स कैसे होती है, उसमें क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, सिंस इट इज एविडेंट दैट कंट्रोल्ड क्रॉस का मतलब यहाँ पर ऐसा क्रॉस है, जैसे कि मैं कहूँ क्रॉस का मतलब जैसे मैंने कहा था कि आपने एक पेरेंट्स ले लिया और दूसरा एक मेल ले लिया, दूसरा फीमेल ले लिया। जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल क्रॉस के अंदर जो आप चाहते हो, जिस टाइप का आप चाहते थे मेल लेते थे, जिस टाइप का चाहते थे आप फीमेल लेते थे। ये बात तो है। लेकिन बात है वो आप प्लांट में क्रॉस करा देते। प्लांट में आप कंट्रोल्ड क्रॉस या कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा सकते हो। लेकिन जब बात आती है ह्यूमन की, तो ह्यूमन में इस टाइप का कोई भी क्रॉस हो नहीं सकता है, कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, कह रहे एविडेंट दैट कंट्रोल्ड क्रॉस दैट कैन बी परफॉर्म इन द पी प्लांट, बोले हुए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर द सम अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अगर आपको याद होगा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस प्लांट में पढ़ा गया था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस डॉग फ्लावर के अंदर। सब प्लांट ही तो है, स्नैप ड्रैगन की बात कर रहे थे। कह रहे हैं कि आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी कंट्रोल क्रॉस या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो वर्ड है, ये आप ह्यूमन बीइंग के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा आप कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते हो। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड्स प्रोवाइड अ अल्टरनेटिव। तो कह रहे हैं अगर कंट्रोल क्रॉस आप ह्यूमन में नहीं कर सकते हो, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ, दूसरा ऑप्शन है कि अगर किसी भी ह्यूमन की फैमिली के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई डिसऑर्डर चल रहा है, उसे पढ़ने का तरीका क्या होता है? दूसरा एक तरीका है जिसका नाम क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस होते हैं। आप पूरी फैमिली हिस्ट्री बनाइए, पूरा फैमिली ट्री बनाइए, और उस फैमिली ट्री बनाने के बाद में उस इनहेरिटेंस पैटर्न को आप स्टडी करिए, तो पता चलता है कि कौन सी बीमारी कहाँ से आ रही है। इसे कहते हैं क्या है? पेडिग्री एनालिसिस। Such an analysis of the traits in a several of the generation of a family is called the pedigree analysis। यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी फैमिली के अंदर किसी डिसऑर्डर को पढ़ना, किसी ट्रेट्स को पढ़ना कहलाता क्या है? वो पेडिग्री एनालिसिस। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर प्लांट के अंदर अगर कुछ पढ़ना है तो आप कंट्रोल क्रॉस करा सकते हो, लेकिन अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो आप ह्यूमन में कंट्रोल क्रॉस नहीं करा सकते हो, बल्कि ह्यूमन के अंदर अगर आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ भी देखना है तो आप किसका सहारा लोगे? पेडिग्री एनालिसिस का। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, छोटा टॉपिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला, इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर द जनरेशन। फैमिली ट्री मतलब कौन कहाँ से आया। जैसे कि आपकी फैमिली, अगर लोग गांव होते ना कहते हैं हमारा जो खानदान है उनसे मैच करता है, इनके जो खानदान है उनसे मैच करता है, तो करते क्या है? वहां से मैचिंग करते हैं, यहाँ से कौन आया था, वहां से कौन आता है, तो एक फैमिली ट्री बनती है। दादा से पहले परदादा थे, उनसे पहले कुछ और रहा होगा, कोई और रहा होगा ना, उसके बाद ही तो हम लोग आए हैं कि डायरेक्ट आ गए? ऐसा तो है नहीं। तो पूरी की पूरी क्या बनी कि फैमिली ट्री बनती है।
In the pedigree analysis, the inheritance of a particular traits is represented by the family tree over the generations. Next, in human genetics, pedigree study provide a strong tool. कह रहे human genetics के अंदर pedigree क्या है? एक strong tool है which is utilized to trace the inheritance of a specific traits, abnormalities or the disease. तो हम पेडिग्री एनालिसिस से क्या पता करते हैं? हम कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स पता करते हैं कि कौन कहाँ पर गया, अगला एबनॉर्मलिटी कोई हो रही है उसे पता कर सकते हैं, या कोई डिजीज भी अगर हो रही है तो उसे भी पता कर सकते हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज इन द पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन द फिगर 5.13. कह रहे पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करते वक्त कुछ आपके पास क्या होते हैं? सिंबल होते हैं. ये स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं. इन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर. और ये आपके पास बना हुआ है क्या? सिंबल. अगर ये क्या है ये? अरे मेल नहीं है. मैं अगर ये स्क्वायर है, मैं कह रहा हूँ अगर स्क्वायर कहीं बना दिख रहा है आपको तो क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल को. गोल मटोल है तब फीमेल. बोले तो अगर गोल फीमेल है, ठीक है. अगर स्क्वायर को घुमा दिया गया है, ठीक है, इसे कहते हैं क्या है? हम सेक्स अनस्पेसिफाइड. सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब अभी पता नहीं मेल है या फीमेल है. सेक्स अनस्पेसिफाइड है. अगला, अगर लाल लाल सब हो गए हैं तब, अगर रेड हो गए मतलब इनमें कोई ना कोई डिजीज है, मतलब ये अफेक्टेड है किसी बीमारी से. चाहे अगर रेड है और स्क्वायर है तब क्या हो जाएगा? मेल अफेक्टेड हो जाएगा. गोल मटोल है तब फीमेल अफेक्टेड हो जाएगा. और यहाँ पर सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब कोई ना कोई इफेक्टेड हो सकता है. तो अगर रेड दिख रहा है आपको तो कैसे है? ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है. ठीक है. अगली बात करते हैं यहाँ पर, ये मेल और ये फीमेल, मेल और फीमेल बंधन बन चुका है 7 जन्मों वाला. आप समझ सकते हो ये क्या हो रही है? कह रहे हैं कि मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है. और क्वेश्चन यहीं से आया था आपके नीट का, इतना छोटा सा क्वेश्चन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है. दिस इज कॉल्ड द मेटिंग. ये मेल और ये क्या है? फीमेल. अब बात आती है, कह रहे हैं अगर एक बंधन नहीं 2 बंधन है तब क्या होगा? अगर 2 लाइन है तो ये जो मेटिंग होती है ये कह रहे हैं ये जो मेटिंग है ये है मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स. मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स से कहते हैं क्या है? हम कॉन्जेगुइनियस मेटिंग के नाम से जानते हैं. ठीक है. अगला, अब यहाँ पर समझे आप, यहाँ पर ये बताओ क्या है? ये क्या है? सिंगल लाइन है, मेटिंग हो रही, बच्चे बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, ऑफस्प्रिंग आएगा. ये पहला बच्चा, ये सीक्वेंस में दिख रहा है आपको. तो ये मैं क्या बोल रही? पेरेंटल जनरेशन है. और ये क्या? ऑफस्प्रिंग जनरेशन F1 है. अरे बोलो. तो ये पेरेंट्स दिख रहे हैं इसके. पेरेंट में ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया. और बच्चों में ये क्या हो गया? पहला बच्चा फीमेल, दूसरा मेल. ठीक है. लिखा पेरेंट्स एबव एंड द चाइल्ड बिलो इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ लेफ्ट टू राइट. क्लियर. अगला कह रहे हैं नेक्स्ट मेरे पास है ये मेल, ये फीमेल. बोलो. सिंगल लाइन है, मेटिंग हो रही है. कह रहे हैं कि पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड. यहाँ पे कौन सा चाइल्ड बना है? मेल चाइल्ड. लेकिन मैंने कहा रेड है तो क्या हो जाएगा? ये अफेक्टेड है. यहाँ पर चाइल्ड जो कैसा है? अफेक्टेड है. क्लियर है? करें बोल. अगला, यहाँ पर लिखा आपके पास अंदर देखो, मैंने कहा अगर ये सिंबल आता है इसका नाम क्या है? सेक्स अनस्पेसिफाइड है. यहाँ पर अगर कोई नंबर लिख दिया इसके अंदर तो क्या होगा? 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. ये बता रहा है कि उस जनरेशन में कितने ऑफस्प्रिंग है जो कैसे हैं? अनअफेक्टेड है. यहाँ पर सेक्स अनस्पेसिफाइड था, अगर इसके अंदर नंबर लिख दिया जाएगा तो वो नंबर बताएगा कितने लोग अनअफेक्टेड हैं. ये कुछ आपके पास क्या होते हैं? स्टैंडर्ड सिंबल हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना. चले नेक्स्ट बात, क्या हुआ? मैसेज आया तो छोड़ दें, हम पढ़ा दें ना. तो ठीक है. मैसेज हम थोड़ा ना कर रहे हैं, मैसेज वहाँ से आ रहा है, देखते हैं, डिसाइड कर लो. भी टाइम है आपके पास, पढ़ा रहे हैं. ठीक है. एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर्स, ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाई one or the other gene located on the DNA present in the chromosome. कह रहे हैं किसी भी, अगर आप देखें किसी भी फीचर को, आप देखें किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप कोई भी फीचर देखते हो तो वो किसी न किसी जीन से, एक जीन से या एक से ज्यादा जीन से क्या होगा? कंट्रोल होगा. और जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम के ऊपर होता है.
जीन किसका पार्ट होता है? डीएनए का, और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम के ऊपर होता है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या होता है? कैरियर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, यानी डीएनए के ऊपर ही क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो मैं कह सकता हूं डीएनए क्या है? इज द कैरियर फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जहां जाएगा इंफॉर्मेशन उसके साथ में जाएगी। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज आर द अल्टरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि जो आपका डीएनए होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। भाई ध्यान दे नहीं रहे तुम लोग, दिमाग लग रहा है कि मैसेज आ गया अब क्या होगा। जो होगा वो तो कल होगा, आज पढ़ लेते हैं ना, अभी टाइम आपके पास है। अगर बंद करना हो तो मैं बंद कर दूं, कल पढ़ाऊं, तो फिर पढ़िए इस पे। वो जो भी मैसेज आया है वो उनकी बात है, वो अपना मैसेज काम करेंगे ना। हाउ एवर पैसा दिया जा रहा है। चेंज आर द अल्टरेशन डू नॉट टेक प्लेस ओकेजनली। नेक्स्ट, such an alteration or the change in the genetic materials is refers to as the mutation। genetic material बोले तो डीएनए या आरएनए, अगर कोई भी चीज हो तो उसे कहते हैं क्या है? हम म्यूटेशन कहते हैं। A number of the disorders in the human being have been founded to be associated with the inheritance of the change or the altered gene or the chromosome। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं ह्यूमन के अंदर जो किसके चेंज से? क्रोमोसोम के चेंज से या जीन के चेंज होने से डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं वो उत्पन्न क्या हो रहा है। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है, इसका नाम क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेरे पास यहाँ पर है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन देखो दो आपके पास डिसऑर्डर है, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा आपके पास है कौन सा? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब होगा जब क्रोमोसोम में क्या होगा? कुछ चेंज होगा। मान लो कि क्रोमोसोम कम हो गया या क्रोमोसोम क्या हो गया? ज्यादा, तब डिसऑर्डर होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर तब होता है जब जीन में क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। तब जीन डिलीट हो गया, जीन क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। अगर जीन में कोई इफेक्ट पड़ेगा तब कौन सा डिसऑर्डर होगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर का था। क्या कहा था? फैक्टर का था। आराम से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और साथ साथ में क्वेश्चन भी लेके आता है ना। नेक्स्ट, ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर। करें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इन्हें हम ग्रुप करते हैं दो कैटेगरी के अंदर, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप का होता है। एक होता है आपके पास मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा कौन सा होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आप अंडरलाइन करें पहले, जेनेटिक डिसऑर्डर आर द हाउ मेनी टाइप? टू टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड द मेंडेलियन एंड सेकंड इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल। नेक्स्ट, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और द म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अगर एक जीन क्या हो रहा है? अल्टर हो रहा है या एक जीन में म्यूटेशन होता है तो कौन सा डिसऑर्डर जनरेट करेगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? जीन से। किसे? जीन से। हो गया, अगला पढ़ते हैं। These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of the inheritance। जैसे कि आपने कहा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। जैसे कि वहां पे पैटर्न दिखता है वैसे क्या दिखेगा आपको? मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी ऑफस्प्रिंग तक डिसऑर्डर क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा था अगर दो आपके पास पेरेंट्स है, एक टाल है एक डॉफ है, तो F1 में कोई टाल ही दिखेगा, F2 में टाल और डॉफ दोनों आएंगे। उसी सेम पैटर्न पे कौन चलेगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर भी चलेगा। इतना क्लियर? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी चल रही है? जीन की। और जीन तो मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर का था। जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला, द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन द फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। अगर आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पता करना है तो आप किसका सहारा लोगे? पेडिग्री एनालिसिस का। क्लियर ना? आगे पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन एंड द प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर। बहुत सारे नाम दिए गए हैं कौन कौन सा डिसऑर्डर है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन कौन सा डिसऑर्डर है जो मेंडेलियन है। पहला नाम कौन सा आता है? हीमोफीलिया। कभी सुना होगा आपने नाम? हीमोफीलिया पहला डिसऑर्डर। दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस। तीसरा सिकल सेल एनीमिया। चौथा कलर ब्लाइंडनेस। पांचवा फिनाइल कीटोनुरिया। और 6 नंबर पर थैलेसीमिया। ये आपके 6 डिसऑर्डर हैं जो कौन से हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन से हैं? मेंडेलियन। फर्स्ट बोलिए, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनुरिया एंड द थैलेसीमिया। दिस इज कॉल्ड द मेंडेलियन डिसऑर्डर। आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं कभी 6 नंबर देके पूछ सकता है इसमें कौन कौन सा डिसऑर्डर जो मेंडेलियन है।
ना, क्योंकि 6 यहाँ पे दिए गए हैं और 3 दिए गए क्रोमोसोमल में, वो 9 को मिला के दे देगा, पूछेगा कौन सा क्रोमोसोमल है कौन सा मेंडेलियन है, आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें नंबर आपको ढूंढ लेना पड़ेगा, तो आपको रखना पड़ेगा। हाँ इसमें यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं, नहीं आगे पढ़ते, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट द सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट ऑफ द रिसेसिव। क्या जीन के जो एलील होते हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं? होते हैं ना भाई, कोई एलील है डोमिनेंट, कोई क्या है रिसेसिव है। तो जब आपने कहा कि जैसे मेंडल का डिसऑर्डर, जैसे मेंडल का पैटर्न चलता है इनहेरिटेंस वाला, वैसे डिसऑर्डर चलता है, तो क्या डिसऑर्डर भी डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मेंडेलियन जो डिसऑर्डर होते हैं वो डोमिनेंट वाले भी हो सकते हैं और रिसेसिव वाले भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कौन सा एलील उसका आ रहा है। ठीक है, अगला, by pedigree analysis one can easily understand whether the traits in the questions is dominant or the recessive. Next, similarly the traits may also be linked to the sex chromosome as in the case of the hemophilia। कह रहे जो डिसऑर्डर होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसका जीन कहाँ पर है, एक्स क्रोमोसोम पर है, बोलो, तो मैं कह दूंगा ये जो डिसऑर्डर होगा वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये जो डिसऑर्डर है ये सेक्स लिंक क्रोमोसोम पर है, और उसमें से कौन सा है, वाई एक्स पर है। ठीक है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो उसका जो जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम पर हो सकता है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, हीमोफीलिया का भी होता है, इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एविडेंट दैट एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स, यहाँ पे लिखा है एक्स लिंक, मतलब कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम। आप कह रहे हैं एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे जो डिसऑर्डर आएगा किस कंडीशन में आएगा, वो रिसेसिव कंडीशन में आएगा। किस कंडीशन में आएगा, रिसेसिव। जब दोनों एलील कैसे होंगे, रिसेसिव होगा, तब डिसऑर्डर बन के आएगा। अगर एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है तो डिसऑर्डर नहीं आएगा, अगर दोनों डोमिनेंट है तो डिसऑर्डर नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एविडेंट दैट दिस यानी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स शोज द ट्रांसमिशन फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, कैरियर, कैरियर मतलब क्या होता है, ले जाने वाला, यानी जो कैरियर होगा उससे डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन उसके पास एक ऐसा एलील होता है जो कि रिसेसिव होता है। अगर नेक्स्ट जनरेशन में कभी बन गया कॉम्बिनेशन तो अगली जनरेशन में डिसऑर्डर काज कर देगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ फीमेल की, तो फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है ना। मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे पास जो जीन है उसका एक एलील, मान लेते कोई जीन है, यहाँ पर एक है ए, क्या है, ए है, दूसरा इसी का रिसेसिव वाला होगा, स्मॉल ए होगा। अरे बोलो क्या होगा, स्मॉल ए होगा ना, बोलिए क्या इसको डिसऑर्डर हो गया, नहीं, कैसा है ये कैरियर, देखो मैं समझा रहा हूँ पूरा। सारे एक्स क्रोमोसोम, मैंने कहा एक जीन है जिसका नाम है ए, ये इस कंडीशन में है, ए और ए कंडीशन में है, डोमिनेंट डोमिनेंट। यहां पर आपके पास है स्मॉल ए, रिसेसिव होमोजाइगस, यहां पर ए कैपिटल ए और यहां पर स्मॉल, ये तीन कंडीशन तो बनेगी, बोलो। अब बात आती है यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो जीन है कहाँ पर है, एक्स लिंक है, दूसरा क्या लिखा है, रिसेसिव। यानी डिसऑर्डर तब आएगा जब जीन कैसा होगा, रिसेसिव होगा, और रिसेसिव में क्या एक रिसेसिव, दोनों रिसेसिव, दोनों, यानी कि होमोजाइगस। कौन सी कंडीशन, तो इस देखा जाए इन तीनों में तो किस में डिसऑर्डर होगा, इनमें किसमें होगा, इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास जो एलील है वो कैसा है, रिसेसिव है, ये भी कैसा है, रिसेसिव है। अरे बोलो, होमोजाइगस कंडीशन है, अरे बोलो ना। और जब रिसेसिव वाला होमोजाइगस में हो तभी तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है। यहाँ बताओ, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, अगर ये डोमिनेंट है रिसेसिव है तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट वाला, तो क्या इसका फिनोटाइप आएगा, नहीं आएगा, तो अपने आप को तो रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन इसके पास एक रिसेसिव तो है। अगली जनरेशन में कॉम्बिनेशन कभी बन गया तो अगली जनरेशन में ये कंडीशन आ सकती है और उससे डिसऑर्डर हो सकता है, और इस कंडीशन को कहते हैं क्या है हम, कैरियर। क्या कहते हैं, कैरियर। यानी जो कैरियर होगा उसके पास एक डोमिनेंट होगा, क्या होगा, रिसेसिव होगा। इतना क्लियर हो गया। आगे
Our representative pedigree is shown in the figure number 5.14 for the dominant and the recessive traits. Discuss this your teacher. तुम कर ही रहे हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दो हैं जो आपको याद रखना है। दो पेडिग्री बनी है, रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द, पहला क्या लिखा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। एक वर्ड बहुत गौर से पढ़िए, क्या लिखा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। बताइए इस डिसऑर्डर का कौन सा डिसऑर्डर है यहाँ पर, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। भाई मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पढ़ा था कभी आपने, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कह रहे हैं, बताओ इसके जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पर है, ऑटोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम पर, ऑटोसोम पर है। कहां पर है और किस कंडीशन में डिजीज होगा, जब वो डोमिनेंट रहेगा तब क्या होगा, डिजीज होगा। अगर डोमिनेंट नहीं हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस रिसेसिव है तब डिजीज, कितना क्लियर हो गया। ये पहला बना हुआ है। दूसरा आपके पास क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये जो बना हुआ किसका है, ये ऑटोसोम। बताओ जो जीन है डिजीज वाला वो किस क्रोमोसोम पर है, ऑटोसोम पर है। और डिजीज किस कंडीशन में होगी, रिसेसिव में होगी, यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगी। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया। कितना क्लियर है। ये दो एग्जाम्पल है, ये है आपके पास पहला मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, दूसरा कौन सा, सिकल सेल एनीमिया का। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितनी जनरेशन दिखाई दे रही है आपको कितनी है, अरे ये पैरेंटल बोलो, ये इनके बच्चे, ये F1, इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे, ये हो गया F2, अरे बोलो इनकी भी तो शादी हो रही है, ये इनके बच्चे हैं तो ये F2 वाला ही तो है। मतलब भाई ये मेल था, फीमेल से शादी हुई, इसके बच्चे हैं। ये क्या थी, फीमेल अफेक्टेड थी ना, इसकी शादी हो गई, इसके बच्चे हैं ये। तो आने वाला जनरेशन तो F2 ही चल रहेगा। ये दोनों क्या हैं, F2 हैं। बस बात ये है कि ये जो तीनों हैं इसके बच्चे हैं और ये तीनों इसके बच्चे। बताओ ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, ये मेल है, सॉरी फीमेल है, अफेक्टेड है, ये मेल है बढ़िया। पहला बच्चा कौन है, क्या है, मेल या फीमेल, फीमेल। दूसरा मेल अफेक्टेड, तीसरा मेल नॉर्मल, चौथा फीमेल अफेक्टेड। इन दोनों की शादी किससे होगी, नॉर्मल, नॉर्मल से। भाई ये भी तो नॉर्मल है, ये भी क्या है, नॉर्मल है। हाँ ये फीमेल है, ये मेल थे, वे फीमेल, ये फीमेल है, ये मेल हो गए। बताओ यहाँ पर तीनों नॉर्मल, यहाँ पर एक इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला कितनी जनरेशन, एक दो तीन ना। अरे भाई पेरेंटल F1 और ये इसके बच्चे F2, क्लियर ना। ये आपको ऐसा जैसे है ऐसा रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस, पहले डिजीज कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस। इसे हम कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। कहाँ पर, हाँ तो कैरियर होंगे तभी तो होंगे। डोमिनेंट वाला कंडीशन है यहाँ पर, सॉरी ऑटोसोम वाला है। कलर ब्लाइंडनेस ऊपर लिखो आप, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस लिखना पड़ेगा आपको, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। चलिए पढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस जो डिसऑर्डर है, ये कैसा डिसऑर्डर है, कह रहे हैं कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। सेक्स लिंक है मतलब जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर है। अब सेक्स क्रोमोसोम अगर ये ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ तो फीमेल के अंदर XX हो सकता है, मेल के अंदर XY हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्चुअली में यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम लिखा है, सेक्स लिंक लिखा है, यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम है। कौन सा है, X। तो आप बता सकते हो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो X लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। बताइए किसी को कलर ब्लाइंडनेस कब होगी, जब एलील किस कंडीशन में होगा, रिसेसिव कंडीशन में होगा। अगर वो फीमेल है तब, और मेल होगा तो मेल के पास एक ही X होता है। अगर एक ही X के ऊपर अगर रिसेसिव वाला आ गया है तो उस मेल को डिसऑर्डर हो जाएगा। तो फिलहाल आप इतना अंडरलाइन करें, X लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर कौन होता है, कलर ब्लाइंडनेस। और आगे लिखा हुआ है जहां पर लिखा सेक्स क्रोमोसोम, उसके आप ऊपर लिख दीजिए X लिंक। ड्यू टू द डिफेक्ट इन द, अच्छा कभी आपने पढ़ा होगा आई, कभी पढ़ा आपने आई,
आंख कभी पढ़ी? ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले था, अब नहीं है। आपकी आंख के अंदर ना सेल्स होती हैं जिसे कहते हैं क्या है हम, रॉड सेल्स एंड द कोन सेल। कौन सेल? रॉड सेल एंड द कोन सेल। रॉड सेल इस्तेमाल होती है खासकर लाइट में देखने के लिए, नहीं, अच्छा कुछ और बता रहे थे, वो बात बता देना। रॉड सेल, रॉड का भी इस्तेमाल करते हो आप दिन में या रात में? अच्छा रात में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जो सेल होती है वो हेल्प करती है रात में आपको देखने के लिए, और दिन में देखने के लिए कौन इस्तेमाल करता है? आपका कोन, ठीक है। तो रॉड एंड कोन सेल होती है। ड्यू टू द डिफेक्ट इन द आइदर द रेड आर द ग्रीन कोन ऑफ द आई, कोन मतलब सेल है ये, और कौन से सेल? रेड कोन एंड द ग्रीन कोन क्या हो चुका है? डिफेक्ट हो चुका है, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर। तो देखो कुछ लोग होते हैं यहाँ पर जो है आपके पास, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसकी निगाह बहुत सही रहेगी, मतलब बराबर दिखाई देगा, सबको देखेगा। देखिए अगर कोई कलर है रेड और ग्रीन और कहीं दूर है ना, एक रेंज से बाहर है, तो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर? और खास कर ये चेक किया जाता तब जब आप अगर लाइसेंस बनवाते हैं, जुगाड़ से नहीं बल्कि जो प्रोसीजर है उसी से अगर आप बनवाते हैं तो वहाँ पर चेक होता है, क्योंकि ड्राइवर को सिग्नल देखना होता है ना, जो सिग्नल है वो रेड है ग्रीन, दिखाई नहीं दे रहा रेड और ग्रीन, चलाते चले जा रहे हो, इसीलिए जो भी ड्राइवर होते हैं उन्हें चेक कराना पड़ता है कि कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। हम अपने यहाँ क्या है, पैसा दो साइड से, सारा लाइसेंस, आँख तुम्हारी बंद है तभी लाइसेंस बन जाता है ना, तो वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर सिस्टम से चालू करोगे तो आपका टेस्ट होता है, चला के भी देखते हैं, प्लस आपका आई टेस्ट भी होता है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं कहूँगा कौन सी सेल है जो आँख की जो अफेक्टेड हो गई है? रेड आर द ग्रीन कोन सेल्स। इतना क्लियर? और जब अगर किसी का रेड और ग्रीन अफेक्टेड है उसे दिखाई बराबर देगा, बस वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। कौन सा कलर? रेड एंड ग्रीन। और यही तो इस्तेमाल होता है सिग्नल में, रेड रुक जाओ, ग्रीन है तो भाग जाओ, यही तो है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन। ये डिफेक्ट क्यों हुआ? कारण ड्यू टू द म्यूटेशन। अब मैंने आपको पढ़ाया था म्यूटेशन कितने टाइप का, एक होता है आपके पास पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कोई एक बेस पेयर हट गया, पॉइंट म्यूटेशन, और कोई बेस पेयर्स हट जा रहे हैं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। तो बताओ जीन कहाँ मौजूद है? एक्स क्रोमोसोम पर। तो कलर ब्लाइंडनेस जो डिसऑर्डर है आपका वो किस क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है? एक्स क्रोमोसोम से। और एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन में क्या माना जाता है? सेक्स क्रोमोसोम माना जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव कैसे बनेगा वो अभी मैं जीनोटाइप लिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल? इट अकर्स इन द अबाउट 8% मेल। ज्यादा कौन अफेक्टेड है? मेल। क्यों है? इसका रीजन है एंड ओनली अबाउट द 0.4% ऑफ द फीमेल। कितने परसेंट मेल है जो अफेक्टेड है? 8% ना। कितने परसेंट फीमेल? 0.4%, बहुत ही कम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अब अगर मेल होगा, देखो अगर ये मेल है और मेल में मेल में अगर एक भी एलील आ गया रिसेसिव वाला तो कलर ब्लाइंडनेस उसे हो जाएगी। लेकिन अगर फीमेल है तो फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस तब होगी जब दोनों एलील कैसा होगा? रिसेसिव होगा। इसलिए फीमेल केस में ज्यादातर फीमेल कैसी होती है? कैरियर होती है ना, इसलिए परसेंटेज क्या है यहाँ पर? बहुत ही कम है। लेकिन मेल में अगर एक भी एलील आ गया रिसेसिव वाला वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। कंफर्म ना। आगे, मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड द फीमेल हैड द 2। आज ही पढ़ाया था तो पढ़ाई है आपने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जीनोटाइप लिखो आप। हाँ थोड़ा ध्यान देना, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी, ये दोनों कैपिटल सी है, कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी, स्मॉल सी। लिखो, मैं समझा रहा हूँ। सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस,
मेल के अंदर अलग, फीमेल। अच्छा बताओ, क्या मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है? होता है ना? क्या मेल की आंख में भी रेड और ग्रीन कोन होगा? होगा ना? तो सेल है, होगा ही दोनों में बराबर। पहले बनाओ, समझाते हैं फिर आपको। अब जब भी क्वेश्चन आएगा ये जीनोटाइप आपको लिखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और सी में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि सी आपको कैपिटल स्मॉल दोनों सेम सेम दिखता है, तो बढ़िया से लिखना। हाँ, कैपिटल वाला थोड़ा बड़ा लिखना, छोटा वाला छोटा लिखना, नहीं तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा जीनोटाइप ही। इतना समझदार तो तुम हो ही। ठीक है ना? आगे बढ़े। बच जाएगा तो बच जाएगा, हमसे कौन खेत काटने जाना है हमें? हाँ? कि धान कट रहा है, जाके हंसिया उठा के काटना है? हाँ, कल स्टार्ट करते हैं मालिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए बढ़ा देते हैं, जो नहीं आया उसका डीएनए गायब हो जाएगा। ये लिख लिया ना आपने? चले देखो, अगर मेल है तो आपको पता है मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स और वाई होता है। बताइए, जो कलर ब्लाइंडनेस में जो जीन होता है वो कहाँ पर होता है? एक्स क्रोमोसोम पर होता है। देखो, जहां जहां पर एलील बना होगा सब एक्स पर ही बना हुआ है। क्या यहाँ पर मेल पे कोई है? सॉरी, वाई पे कोई है? नहीं है ना। मेल के अंदर भी जो कलर ब्लाइंडनेस जो एलील है, जो जीन है, अच्छा जीन कोई, अगर कोई जीन होगा तो क्या उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे? तो एक कोई डोमिनेंट होगा, एक क्या होगा? रिसेसिव होगा। तो मैंने डोमिनेंट यहाँ पे कैपिटल सी से लिखा है और रिसेसिव वाले को स्मॉल सी से लिखा है। तो बताइए, यहाँ पे जो मेल है इसके पास जो कलर ब्लाइंडनेस का एलील है, जो जीन है, वो कैसा वाला है? ये डोमिनेंट वाला है। तो बताओ, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रिसेसिव डिसऑर्डर है, डोमिनेंट वाला है? रिसेसिव है ना, यानी ये मेल कैसा होगा? नॉर्मल होगा। अब बात करते हैं मेल में। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और एक ही क्रोमोसोम पर, अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव वाला अगर एक एलील आ जाता है, अब ये कैसा हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर मेल में चांसेस क्या है? ज्यादा है। एक ही एक्स है, अगर एक ही एलील रिसेसिव वाला आ गया तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और कैसा हो जाएगा? ये कलर ब्लाइंड बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो अगर मैं आपसे, तो भाई इधर देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कोई एक मेल है जो कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड मेल है, तो उसका जीनोटाइप आप क्या लिखोगे? एक्स स्मॉल सी वाई, ये तो लिखोगे ना, कलर ब्लाइंड मेल। इतना क्लियर? फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स और एक्स। तो जीन के दो फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म, तो 6 कॉम्बिनेशन, सॉरी 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है कैपिटल सी हो सकता है स्मॉल सी हो, और हो सकता है कैपिटल सी स्मॉल सी हो। अच्छा, कैपिटल सी होगा तो फिनोटाइप तो नहीं आएगा ना, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि डिसऑर्डर कैसा है? ये रिसेसिव है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा। अगली बात, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन। कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट वाला। बोलो, अगर डोमिनेंट एक्सप्रेस कर जाएगा तो क्या इस फीमेल के अंदर डिसऑर्डर होगा? नहीं होगा ना। डिसऑर्डर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। अगली बात आती है, फीमेल कलर ब्लाइंड तब होगी जब उसका दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एलील कैसा होगा? रिसेसिव। और रिसेसिव होगा, दोनों होगा, मतलब दोनों के दोनों होमोजाइगस हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस कंडीशन। कैसे हो जाएगी? होमोजाइगस कंडीशन ना। बताओ फीमेल कैसे हो जाएगी? ये कलर ब्लाइंड। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, आपके पास सेक्स लिंक है और उसके बाद ये रिसेसिव है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा रिसेसिव अगर कोई भी डिसऑर्डर है तो वो डिसऑर्डर तभी आएगा जब रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब। इतना क्लियर हो गया? अब एक मैं क्रॉस बनवा रहा हूँ। बताइए, मैं कह रहा हूँ एक फीमेल है, क्या है? एक फीमेल है, और यहाँ पे क्या है? एक मेल है। मैंने कहा जो फीमेल है वो कैरियर है। क्या है? कैरियर है। किसके लिए कैरियर है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए ना। तो बताओ फीमेल का जीनोटाइप क्या लिखोगे आप? मैंने कहा फीमेल जो है वो कैरियर है फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, तो जीनोटाइप क्या लिखोगे? कैरियर है तो कैपिटल सी लिखोगे और स्मॉल सी, ये तो लिखोगे ना। मैंने कहा जो मेल है वो कैसा है? नॉर्मल है, तो नॉर्मल मेल कैसा लिखोगे? एक्स लिखोगे और वाई, क्योंकि मेल एक्स वाई होता है क्रोमोसोम के साथ में, एक्स क्रोमोसोम के साथ में, और कैपिटल सी, ये तो होगा ना। बताओ इनके जो बच्चे बनेंगे, कितने बच्चे बनेंगे, और उस बच्चे में कौन कौन बच्चा होगा जो कलर ब्लाइंड होगा? पहले बताओ,
कितने बच्चे बनेंगे इसमें, देख लेते हैं। अगर ये फीमेल गैमेट बनाएगी, फीमेल गैमेट बनाएगी तो एक गैमेट में एक्स जाएगा, दूसरे गैमेट में एक्स जाएगा। मेल है गैमेट बनाएगा, एक में एक्स जाएगा, दूसरे में। चलो क्रॉस करते हैं। यहाँ पर अगर ये वाला एक्स का कॉम्बिनेशन इसके साथ बन गया तब ये हो गया एक्स और एक्स, कैपिटल सी और कैपिटल सी, ठीक है ना। इस एक्स का कॉम्बिनेशन इससे करा दो, एक्स और वाई, ये कैपिटल सी, ये एक्स आ गया, यहां से आ गया, ये हो गया एक्स और ये एक्स, ये कैपिटल सी और स्मॉल सी। इस एक्स का इस वाई के साथ करा दो, ये एक्स और ये वाई, और ये हो गया आपका स्मॉल सी, स्मॉल सी, ठीक है। बताओ कितने ऑफ स्प्रिंग बने, 4 2 गर्ल्स 2 बॉयज, यही तो है ना। अरे बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें से कितने फीमेल हैं जो कलर ब्लाइंड है। कोई फीमेल नहीं है जो कलर ब्लाइंड है ना। कितनी फीमेल है जो कैरियर है, एक। तो मैं अगर पूछूं, बताओ ये फीमेल कैरियर है। अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कि कितना % फीमेल कैरियर है, 25%। नहीं, टोटल गर्ल्स में से, टोटल गर्ल्स में से, ठीक है ना, क्योंकि गर्ल्स कितनी है, केवल 2 ही है, और 2 में से एक क्या है कैरियर, तो 50%। अच्छा, टोटल ऑफ स्प्रिंग में से कितने % गर्ल्स हैं जो कैरियर है, तब तो 25 लोग हैं ना। बताओ ये कैसा, ये फीमेल नॉर्मल, ये क्या है मेल नॉर्मल, और ये मेल, अरे ये मेल कलर ब्लाइंड। क्लियर है। तो बताओ मेल कलर ब्लाइंड होने के पीछे रीजन क्या है, कि जो मेल का अगर कोई कलर ब्लाइंड बन रहा है तो कम से कम उसकी जो मदर है वो कैसी होनी चाहिए, कैरियर, और फादर नॉर्मल। बोलो yes, बोलो ना yes, ठीक है। अरे बोलो yes, अब बात आती है फीमेल कलर ब्लाइंड कब होगी, उसके पास से रीजन देखते हैं। ये आपने लिख लिया है ना, आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक क्रॉस आउट कर लो फिर। मान लेते हैं कोई फीमेल है जो कैसी है, कैरियर है। फीमेल कैसी है, कैरियर है। तो बताओ फीमेल अगर कैरियर है, बताओ क्या लिखोगे जीनोटाइप आप, कैपिटल सी, और जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है, स्मॉल सी ना। बताओ ये तो आएगा, क्रॉस बना लो। मैं एक्स वाई नहीं अच्छा लिखना पड़ेगा, एक्स बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। हाँ समझ गए गलती कहाँ हुई। वाई, ये वाई आ गया, ठीक है। यहाँ साथ हो स्मॉल सी, ठीक है ना, ये और ये। स्मॉल सी वाई, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, पहले मैं जब पूछ रहा हूँ बताओ ना, सब लोग बहुत गौर से, ये क्या है फीमेल, तो मैं लिख दूं ये कैरियर है, ये है N प्लस सी, N प्लस मतलब नॉर्मल प्लस कैरियर, ये मेल कैपिटल सी है, हाँ ये कैपिटल सी है, ये नॉर्मल, ठीक है। ये फीमेल, ये क्या है, ये कलर ब्लाइंड, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ ये अफेक्टेड ना, ये कलर ब्लाइंड हो गई। अगला ये मेल क्या हो गया, ये अफेक्टेड, बोले तो कलर ब्लाइंड ना। बताओ फीमेल का कलर ब्लाइंड होना कब पॉसिबल है, फीमेल का कलर ब्लाइंड पॉसिबल तब है जब उसकी मदर कैरियर हो और फादर, तो फीमेल कलर ब्लाइंड तब बनती है जब उसकी मदर क्या हो, कम से कम वो कैरियर हो, फादर क्या हो, कलर ब्लाइंड, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ कितने ऑफस्प्रिंग बने, 4 में से कितने कलर ब्लाइंड हैं, 4 में से 2 ना। बोलो बॉयज में से कितने % अफेक्टेड हैं, बॉयज में से 50%, 2 ही बॉयज थे ना। गर्ल्स में से 50% ना। अच्छा टोटल में से कितने कैरियर बने,
टोटल में से कितने कैरियर हैं? कैरियर केवल फीमेल होती है, मेल कैरियर तो कितना परसेंट टोटल में से? 25%। क्लियर? अच्छा, कितने परसेंट है जो मेल नॉर्मल है टोटल में से? और केवल मेल में से कितने परसेंट है? 50%। तो आपको क्वेश्चन ध्यान देना पड़ेगा, क्या वो पूछना चाहता है, टोटल में से, केवल गर्ल्स में से, या केवल बॉयज में से? इतना काम सब क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट? ये तो पढ़ लिया है, बस आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे इसका क्वेश्चन का उतना हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, मुझे एक चीज और बता दो, अगर मैं कह रहा हूं एक फीमेल है जो कैरियर है, अरे यार ये क्या बना दिया, एक फीमेल है जो कैरियर है, ये तो लिखोगे ना फीमेल कैरियर। अच्छा, फीमेल कैरियर है तो आप बताओ इसका, इनकी जो मदर होंगी या इनके जो फादर होंगे? अरे भाई, अगर ये फीमेल है तो ये तो कहीं ना कहीं से बने होंगे ना, मदर इनकी होंगी, इधर इधर क्या होंगे, इनके फादर। यानी कि फीमेल के पास जो एक एक्स क्रोमोसोम आता है वो कहाँ से आता है? उसके मदर से आता है। और एक एक्स कहाँ से आता है? ये तो होता है ना। अरे बोलो, अगर कोई मेल है, कोई मेल है, तो बताओ मेल में एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? अरे मदर से आता है एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि मदर के पास वाई थोड़ा ना है। वाई कहाँ से आता है? फादर से आता है। तो मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा कहाँ से आएगा? मदर से आएगा, हमेशा हमेशा। वाई कहाँ से आएगा? उसके फादर से आएगा। फीमेल में जो एक एक्स होता है वो कहाँ से आता है? उसकी मदर से। और दूसरा एक्स कहाँ से आता है? वो फादर से आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मुझे लग रहा शायद यही है, नहीं ये है। द सन ऑफ अ वुमेन्स, देखो यहाँ पे एक बात लिखी है और क्वेश्चन यहीं से आया है। क्या लिखा हुआ है? द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज द जीन हैज अ 50% चांसेस ऑफ बीइंग द कलर ब्लाइंड। देखो यहाँ पर लिखा है एक ऐसी वुमेन है जो कैरी कर रही है जीन। कौन सी जीन? रिसेसिव वाला। यानी यहाँ पे जो वुमेन लिखी है वो कौन सा लिखा है? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, कैरियर या नॉर्मल? यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम कैरियर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगर कैरियर वुमेन है, क्या है? तो लिखो इसका जीनोटाइप। ये तो होगा ना? अरे बोलो आगे। कह रहे हैं कि इस वुमेन का जो सन होगा उसमें 50% चांसेस है कि जो सन बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। चलो, ये मेरे पास एक फीमेल है जो कि कैरियर है। क्या है? इसकी शादी करवा देते हैं। ये है मेल एक्स और वाई। ठीक है, बताइए कितने बॉयज बनेंगे? 2 ही बनेंगे ना? अरे इस एक एक्स ये वाला, एक वाई ये वाला, क्या बना? एक्स और वाई। यहां से कैपिटल सी और यहां से तो कुछ आएगा नहीं। अगला नेक्स्ट बताओ आप क्या बनेगा बॉयज? एक एक्स ये आएगा। भाई बॉयज अगर बन रहा है तो एक्स कहां से आएगा? उसके मदद से आएगा। तो ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई के फादर से हो गया। बोलो, तो ये जो एक्स आया इसके पास स्मॉल सी और ये वाई, कितने बने टोटल? बॉयज 2 ही बने हैं ना। 2 में से 50% क्या है? कलर ब्लाइंड। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी वुमेन है जो कि कैरियर है कलर ब्लाइंड के लिए, तो उसमें जो सन बनेंगे कितने परसेंट सन के पास कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस है? 50%। तो आप यहाँ पर लिखिए, जहाँ पर लिखा है वुमेन उसके ऊपर आप लिखिए कैरियर, और कैरियर के ऊपर लिखिए आप ये जीनोटाइप। अगर वुमेन कैरियर है तो उसके सन में कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने परसेंट है? 50% है। ठीक है ना? अगला, द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड। क्या ये वुमेन्स, क्या ये मदर कलर ब्लाइंड है? नहीं, ये तो क्या है? कैरियर है। बिकॉज द जीन इज द रिसेसिव, क्योंकि यहाँ पर जीन कैसा है? रिसेसिव है। और जब जीन रिसेसिव होगा तो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कौन अपने आप को अप्लाई कर पाएगा? डोमिनेंट वाला कर पाएगा, रिसेसिव वाला छुप जाएगा। इतना क्लियर ना? अगला चलो, दैट मीन्स दैट इज इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। किस कंडीशन बात कर रहे हैं? ये
हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन है तो ये जो डोमिनेंट वाला होगा ये रिसेसिव वाले को दबा कर रखेगा, सप्रेस कर देगा, तो केवल कौन आएगा, डोमिनेंट वाला ट्रेट्स आएगा। ये कंडीशन आपकी कौन सी है, कैरियर वाली कंडीशन है। आगे बात करते हैं, अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड। कह रहे हैं जो पुत्री होती है, डॉटर जो होती है वो जनरली कलर ब्लाइंड, तभी तो परसेंटेज पॉइंट 4% आया। लेकिन कह रहे हैं मान लो अगर मान लेते हैं कलर ब्लाइंड करना ही करना है तो क्या होगा, अनलेस, तब तक हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। यानी कि जो डॉटर होती है ये कलर ब्लाइंड तभी बन पाएगी जब उसकी मदर क्या हो, जब मदर कैरियर हो और फादर जो है वो क्या हो जाए, कलर ब्लाइंड हो जाए। अब इस कंडीशन में जो फीमेल बनेगी, बना लो फीमेल, ये फीमेल बनेगी, इसका इसके साथ में इस ये आ जाएगा कैपिटल सी और स्मॉल सी कैरियर। दूसरा क्या बनेगा, ये वाला एक्स आएगा, ये वाला एक्स आएगा, तो ये कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी, तो ये क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। अच्छा क्लियर। यानी अगर कोई मदर कैरियर है और फादर कैसा है, कलर ब्लाइंड है, तो जो दो पुत्रियां बनेंगी, बोले तो जो डॉटर बनेंगी वो नॉर्मल नहीं होंगी। नॉर्मल एक क्या होगी, कैरियर होगी, और एक क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर डॉटर को कलर ब्लाइंड करना है तो कम से कम मदर क्या होनी चाहिए उसकी, कैरियर, और फादर को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया कलर ब्लाइंड। अब जितना भी क्वेश्चन लगाना होगा सारा पैटर्न यही फॉलो होगा, आपको जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जीनोटाइप आना चाहिए, कौन सा, ये वाला जीनोटाइप। जब भी आपसे कहेगा कि फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, उसका जीनोटाइप लिखो आप, मदर क्या है, कैरियर है, उसका जीनोटाइप आप लिखो, और क्रॉस कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट, हीमोफीलिया। नहीं क्या, कल रिवीजन करवा देंगे। नहीं कुछ नहीं होगा, आप पढ़ लीजिए। हाँ नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी समझ लो। हीमोफीलिया है, इसके बाद फिर आपके पास अभी 2 डिजीज और हैं। हीमोफीलिया पढ़ा ले, तो फिर क्या है, परेशान है, कल फिर पढ़ लीजिएगा। हाँ कल क्लास होगी। मैसेज आया ना आपके पास, मुझे आज पढ़ा लीजिए। हीमोफीलिया, नेक्स्ट, हीमोफीलिया, चलो हीमोफीलिया। नेक्स्ट डिजीज जो है, ये भी कैसी डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, कलर ब्लाइंडनेस के जैसे। तो जैसे ट्रेड उसका चलता था वैसे ही इसका भी चलेगा। अच्छा यहाँ पर लिखा है सेक्स क्रोमोसोम पर है, तो कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, और ये भी रिसेसिव है, तभी अपीयर होगी जबकि इस कंडीशन में होगी ये रिसेसिव वाले में होगी। ठीक है, which shows its transmission from the unaffected, क्योंकि जो कैरियर होता है कैसा होता है, वो अनअफेक्टेड होता है ना। अनअफेक्टेड बोले तो नॉर्मल प्लस कैरियर, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ देयर मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड। ठीक है, अगला, इन दिस डिसऑर्डर्स अ सिंगल प्रोटीन, कितनी प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कास्केड, कभी याद आया कास्केड प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कास्केड ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड। जो प्रोटीन बन रही थी कहां पर, ब्लड क्लॉटिंग के वक्त, अब वो प्रोटीन क्या हो रही है, नहीं बन रही है, तो क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लियर है ना, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट, ड्यू टू दिस, भाई इधर, ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अगर किसी को हीमोफीलिया है, अगर किसी को, भाई बात ना करो, अगर किसी को हीमोफीलिया है तो क्या करें, अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर किसी को हीमोफीलिया होती है, अगर उसमें थोड़ा भी कोई कट लगा हुआ है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होती है।
और जब क्लॉटिंग नहीं होगी तब लगातार ब्लड बहता रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। द हेट्रोजाइगस फीमेल, हेट्रोजाइगस फीमेल मतलब कैरियर वाला, फॉर द हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन, यानी जो डिजीज जा रही है वो कहां जा रही है, कैरियर फीमेल से उसके सन को जा रही है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, जैसे कलर ब्लाइंडनेस था वैसे ही क्या है, हीमोफीलिया। इसकी स्टडी कहां की गई, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग, वही बात है, एक फीमेल हीमोफिलिक हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मदर कैरियर हो, फादर क्या हो, हीमोफिलिक हो। और अगर फादर हीमोफिलिक है वो जिंदा ही नहीं रहेगा। देख लेते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकम अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। क्या है ये, एक्सट्रीमली रेयर, बिकॉज अगर फीमेल को हीमोफिलिक करना है उसकी मतलब क्या करना पड़ेगा, मदर ऑफ सच फीमेल्स हैज एट लीस्ट द कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। और फादर क्या होना चाहिए, हीमोफिलिक। बोलो क्लियर है। और फादर है, कभी ना कभी कट तो लग ही जाएगा, पता चलेगा कि मैच्योरिटी तो पहुंच ही नहीं, पहले ही पड़ गए हैं। अनएबल इन द लेट स्टेज ऑफ द लाइफ, भाई कभी ना कभी टकराएगा, कहीं ना कहीं तो ठोकर लगेगी ना, कट तो लगेगा ही, सिंपल कट लगेगा, ब्लड बहता रहेगा, क्या वो पहुंच पाएंगे मैच्योरिटी तक, नहीं। पता चले पुत्री आई ही नहीं, पहले हम बता रहे हैं हीमोफिलिक हो गई, नहीं। तो हीमोफिलिक केस में फीमेल का कह रहे हैं कि हीमोफिलिक होना बहुत ही रेयर है। इतना रेयर है, अगर इसे बनाना है तो कम से कम मदर क्या करना पड़ेगा, कैरियर करना पड़ेगा, और फादर को आगे। नेक्स्ट यहाँ पर हाँ भाई, ठीक, जीन ट्रांसफर कराओ कुछ, बिल्कुल बनाओ, हम तो कह रहे हैं बनाइए, जीन बदल दे, इतना आसान है, निकाल के बदल दोगे, बुल्ट है नीचे, नट बुल्ट है ना, खोलोगे बदल के चेंज कर दोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका उसी को जानने के लिए पेडिग्री एनालिसिस करते हैं ना। आगे जीनोटाइप, जीनोटाइप लिखो, हीमोफिलिक, हीमोफीलिया का जीनोटाइप लिखो, लिखो लिखो साइड में, क्वेश्चन आएगा, बना नहीं पाओगे जब तक ये पता नहीं रहेगा। मैंने कहा फीमेल है, हीमोफिलिक है, लिखो जीनोटाइप इसका। कैपिटल एच और स्मॉल एच, कैपिटल एच रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट वाले, स्मॉल एच रिसेसिव वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिसऑर्डर कौन सा है, रिसेसिव का है या डोमिनेंट का है, रिसेसिव का है। तो मेल में तो वही बात है, जैसे ही एक रिसेसिव आएगा मेल कैसा हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। और फीमेल में हीमोफिलिक होने के लिए दोनों रिसेसिव आना पड़ेगा। ठीक है, ये केस आपको बहुत रेयर केस में दिखेगा, ज्यादातर फीमेल हीमोफिलिक लिए क्या होती हैं, कैरियर होती हैं। और ये जो बीमारी है ना, ये गरीबों की बीमारी नहीं है, अमीरों की बीमारी है, ये दिखाते हैं। हाँ, अमीरों की बीमारी है, अगर हो गया तो हम लोग तुम अमीर हो। तो मेल नॉर्मल लगा कहा जाता, एक्स और वाई होगा ना मेल के अंदर, भाई डोमिनेंट वाला होगा तो कैसे होगा, नॉर्मल, और रिसेसिव होगा तब अगला। फीमेल की बात करते हैं तो दोनों डोमिनेंट है तो नॉर्मल, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, हेट हो जाएगा तो कैरियर, और दोनों रिसेसिव है तब मतलब इसके मरने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बस बस भाई बस, फैमिली पेडिग्री याद कह रहे हैं क्वीन विक्टोरिया, यानी इनकी फैमिली में था ये, shows a number of the hemophilic descendant as she was a carrier of the disease। पता नहीं था, रानी बना दिए थे, कैरियर कर रहे थे डिजीज, कौन सा, हीमोफिलिक ना। तो क्वीन विक्टोरिया के जो डिसेंडेंट थे, मतलब जो उसकी जनरेशन थी, उसमें हीमोफीलिया के लक्षण देखे गए थे, यानी कि हीमोफीलिया के जीन एलील देखे गए थे, और वो खुद क्या थी, कैरियर थी डिजीज का। इनका जीनोटाइप बता के दिखाओ मैं। ठीक है, तो खुद तो कैरियर थी, बन के घूम रहे थे रानी। ये हो गया। नेक्स्ट डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल पढ़ा ही रहे, सिकल सेल, ये बार बार क्यों करे, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। चलो आगे आते हैं। अभी तक आपने दो डिसऑर्डर पढ़ा था, और दोनों के दोनों किस पे थे,
सेक्स क्रोमोसोम पे थे और रिसेसिव थे। अगला क्या आ रहा है आपके पास, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये जो डिसऑर्डर होता है किस पर होता है, ये ऑटोसोम डिसऑर्डर। कैसा है ये, ऑटोसोमल है, ऑटोसोम क्रोमोसोम पर होगा। लिंक द रिसेसिव, ऑटोसोम सब ये कैसा है, रिसेसिव। यानी कब अपीयर होगा ये, जब ऑटोसोम क्रोमोसोम पर इसका जीन होगा और किस कंडीशन में होगा ये, रिसेसिव कंडीशन में होगा तब। तो लिखो आप, दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव traits that can be transmitted from the parents to the offspring when both parents are the carrier, both the parents are the carrier for the gene, that is the homozygous or the heterozygous, heterozygous। जब दोनों कैरियर होंगे, जब दोनों कैरियर होंगे तो एक एलील वहां से आएगा मेल से, एक यहां से आएगा फीमेल से, जो बनेगा उसके पास दोनों होम हेट्रोजाइगस जाएंगे, सॉरी दोनों के दोनों रिसेसिव जाएंगे। जब दोनों रिसेसिव आएगा तभी तो क्या बनेगा, वो डिसऑर्डर बनेगा। ठीक है, लिखो आप यहाँ पे जो ऑटोसोम लिखा है कौन सा क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्रोमोसोम नंबर 11 है ह्यूमन के, तो ऑटोसोम है सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम है। ठीक है ना, कब अपीयर होगा, होमोजाइगस रिसेसिव में या होमोजाइगस डोमिनेंट में, होमोजाइगस रिसेसिव में अपीयर होगा, डिसऑर्डर अपीयर होगा। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो कैरियर बन जाएगा। आगे पढ़े नेक्स्ट, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ द एलील, और वो सिंगल पेयर ऑफ एलील क्या होगा, HBA एंड HBS। यहाँ पे दो एलील है ना भाई, सिकल सेल एनीमिया के लिए दो एलील, कोई भी जीन होगा तो दो एलील होंगे। एक एलील का नाम क्या है, HBA, दूसरे का नाम क्या है, HBS। क्या नाम है, HBA एंड HBS नाम है। यहाँ पर ये डोमिनेंट वाला होता है, ये क्या होता है, रिसेसिव वाला होता है। ठीक है, HBA एंड HBS। तो क्या इसका, इस दोनों एलील का क्या आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कहीं पर आपको ऐसा दिखेगा, ये HBA दिखेगा, दिखेगा ना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर आप X और Y क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये ऑटोसोम पर है, और वो दोनों कहाँ पर थे, सेक्स क्रोमोसोम पर थे, इसलिए वहां पर आपने XY लिखा था, और यहाँ पर आप XY नहीं लिख रहे हो क्योंकि कैसा है, ये ऑटोसोमल। एक कंडीशन ये बन जाएगी, एक कंडीशन क्या होगी, HBA होगी, HBS हो जाएगी, और एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है, HBS हो जाएगी। बोलो डिसऑर्डर किसको होगा, HBS को, क्योंकि डिसऑर्डर कैसा है, रिसेसिव वाला है। तो इसको क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। ये कैसा है, नॉर्मल प्लस कैरियर, और ये अच्छा मेल अफेक्टेड हो गए, फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कहां पर है, ये ऑटोसोम पर है। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप, मैंने 3 बना के दिखाया था आपको, कह रहे ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल, लेकिन होमोजाइगस किसके लिए, HBS के लिए। यानी जब क्या बनेगा, HBS सो द डिजीज फिनोटाइप, मतलब इसी को क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। बाकी इन दोनों को सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। ये कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ये कैसा होगा, और ये कैसा होगा, डिसऑर्डर वाला हो जाएगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इतना क्लियर, बोलो ना। आगे बढ़ते, हेट्रोजाइगस बोले तो HBA HBS इंडिविजुअल appear apparently unaffected, but they are the carrier of the disease, as there is a 50% possibility of the transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting the sickle cell traits। यानी जो हेट्रोजाइगस है, जो भी इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस होगा, बोले तो HBA HBS होगा, बताओ क्या इसके पास सिकल सेल एनीमिया वाला एलील है ना। इसका मतलब चांसेस है कि 50% चांस है कि ऑफस्प्रिंग को सिकल सेल एनीमिया करा सकता है। लेकिन बताओ खुद कैसा होगा, ये बंदा, ये नॉर्मल होगा, और कैसा होगा, कैरियर होगा। इतना क्लियर। चलो फिगर, ये फिगर यहां मिल रहा है, एक बार और मिलेगा, शायद एक बार मिल चुका है, मिलेगा। ये आपके पास नॉर्मल आरबीसी, शेप कैसा होता है नॉर्मल आरबीसी का, ये अफेक्टेड आरबीसी। सिकल सेल बोली तो हसियाकार, हसिया देखा आपने, नहीं देखा, साउथ की मूवी देखो, हर जगह हंसी लेके चलते रहते हैं वो लोग, वो दराती जो होती है ना, इसे मुड़ जाती है। अच्छा बताओ
ये जो आरबीसी थी, इस मैच्योर आरबीसी, ह्यूमन की जो मैच्योर आरबीसी होती है, क्या इसके अंदर न्यूक्लियस या कोई भी सेल ऑर्गेनिज होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? ताकि ज्यादा ज्यादा हीमोग्लोबिन भर सके, और हीमोग्लोबिन भरा जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस ट्रांसपोर्ट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा। ये तो रीजन है ना। अच्छा बताओ, ये सेब अच्छा सा है, बाइकॉन्केव सेब है, तो ब्लड वेसल से आसानी से सहल सकता है। अगर ये हाशियाकार हो जाएगा तब कहीं जाकर के फंस सकता है। दूसरी बात, इसमें कम से कम हीमोग्लोबिन पैक होगी, तो उतना ज्यादा ये इफेक्टिवली गैस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। और आपके पास जो आर्टरी है, वेन वो पतली है, कहीं पर भी हंसिया फंस सकती है। अगर 2-3 ऐसे फंस गई हैं तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, और आगे ब्लड नहीं जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी? डैमेज हो सकती है। अरे क्या हुआ? अरे कंडीशन तो पढ़ाने सिकल सेल एनीमिया वाली नहीं, पूरी नहीं हो जाएगी। पूरी सारी हो जाएगी तो बहुत जल्दी मर जाएगा बेचारा। आरबीसी की पूरी सेल भी नहीं होती है। आरबीसी की सेल भी क्या होगी? पूरी ऐसे थोड़ा ना होगी कि पूरी हो जाएगी, सब हंसियाकार बन जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगा फिर ना। कुछ होती हैं, लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो डिफिकल्टी आ सकती है। और ये कुछ लोग के लिए फायदेमंद भी है। कुछ लोग के जैसे शायद अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनमें हेटेरोजाइगस कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बीमारी बहुत कॉमन है, मलेरिया। और मलेरिया में कहीं ना कहीं थोड़ा क्या होती है, ये वहाँ पर उसे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बचाव है उनके लिए। सिकल सेल एनीमिक होते हैं कोई बात नहीं, होते हैं नॉर्मल समझते हैं, पूरा पहले नॉर्मल समझते हैं फिर सिकल सेल एनीमिया। देखो ये है आपके पास। अच्छा बताओ, अगर आपके सेल में कोई भी प्रोटीन बनानी है तो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी? प्रोटीन बनाने की डीएनए के अंदर होगी ना। डीएनए हमारा कैसा था? सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन और ए जीन के द्वारा बन रहा है। किस तरह बन रहा है? ए जीन द्वारा। ये डीएनए बना है, इसका एक स्ट्रैंड ये वाला होगा, दूसरा ये हो गया। मान लेते डीएनए के एक स्ट्रैंड में क्या बना हुआ है? GAG। कौन सीक्वेंस है? GAG। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको कि इसका पेयर बनता है ना, ग्वानिन सामने कौन होता है? साइटोसिन। एडेनिन सामने और ग्वानिन सामने। तो ये तो हो गया डीएनए का 2 स्ट्रैंड। अब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनना, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। बोलिए। बात आती है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ पर देखो डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक कहलाता है टेम्पलेट, एक होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो आरएनए बनता है ना वो टेम्पलेट के जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है? टेम्पलेट के जैसा होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। अगर मान लेते हैं डीएनए के अंदर क्या है? थायमिन है। क्या है? अगर डीएनए में क्या है? डीएनए के टेम्पलेट वाले में अगर मान लो यहाँ पर क्या होगा? थायमिन। तो आरएनए में थायमिन नहीं होता। थायमिन क्या होता है? यूरेसिल होता है। अगर मैं मानता हूं सीक्वेंस ऐसा होता, देखो पहले बताओ मुझे, क्या ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस डिक्टो किससे है नहीं है? तो मैं मानता हूं, मैं कहता हूं जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए को देख करके आरएनए बनाना होता है ना। जिसको देखते हैं उसे कहते हैं क्या है? हम टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। तो जो आरएनए बनता है वो डिक्टो टेम्पलेट जैसा ही होता है। बस डिफरेंस इस बात का है कि अगर थायमिन है डीएनए के अंदर तो अगर आरएनए बना तो वहां पर क्या हो जाएगा? डीएनए के बाद यूरेसिल हो जाएगा। मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मान लेते हैं यहां पर जो सीक्वेंस है वो होता है GTG। तो बताओ इसका ये तो डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? C। अरे A होगा, क्योंकि ये डीएनए ही तो है ना। अभी ये डीएनए है तो क्या होगा? A होगा, और क्या होगा? ये C होगा। लेकिन अगर मैं कहूं इसे बनाओ क्या? आरएनए, तो अब तुम टेम्पलेट को देखोगे ना, तो टेम्पलेट के जैसा ही बना दो। तो आप G लिख दोगे, यहां पर भी G लिख दोगे, लेकिन आप T नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि डीएनए में, सॉरी आरएनए में थायमिन नहीं होता। क्या होगा? नहीं समझ में आया? आ गया, बढ़िया है। फिर ये नॉर्मल है ना। अगर GAG आ रहा है तो जब प्रोटीन में एमिनो एसिड बनेगा तो यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड लगेगा? ग्लूटामिक एसिड। क्या लगता है? ग्लूटामिक एसिड लगता है। अच्छा बताओ, कभी आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा था? प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कितने अल्फा कितने बीटा? 2 अल्फा 2 बीटा। याद है ना? बोलो। ये कह रहे हैं आपके पास क्या है? देखो पहला एमिनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये आपके 6 नंबर पे क्या है? ग्लूटामिक एसिड। 7 नंबर पर भी ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है? 6 नंबर पर।
ये आपके पास नॉर्मल। अब हुआ क्या देखो, सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे क्या लिखा है GAG, ये तो लिखा है ना, यहाँ पर क्या है G, ये T आ गया, ये तो क्या ये कॉमन, अरे बोलो चेंज कहाँ हुआ, एक बेस पेयर, एक बेस मैंने चेंज किया टी वाला, पहले क्या था ए, अब क्या हो गया टी, एक बेस चेंज हो रहा है, एक बेस पेयर पॉइंट म्यूटेशन, जैसे अभी आप पढ़े थे कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, तो टी हो गया ना। अच्छा डीएनए ही है तो इसका बेस पेयरिंग करा लो, जी के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने, लेकिन जब डीएनए बनेगा आरएनए, ये तो आरएनए है ना, और आरएनए में थायमिन तो होता नहीं, क्या आता है यूरेसिल, तो क्या बन गया GUG। अब देखो जो कोडान GAG था वो किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड को, अब यहाँ पर जो जो GUG है ये किसको कोड कर रहा है, वैलीन को कोड कर रहा है, किसको, वैलीन को। मतलब चेंज कितने लेवल पर हुआ, केवल एक बेस पेयर चेंज हुआ और पूरा सीक्वेंस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ये जो प्रोटीन है ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है और ये कैसी हो चुकी है, अब सिकल सेल एनीमिया वाली हो चुकी है। इतना क्लियर हो गया, अरे बोलो भाई। तो क्वेश्चन आता है पहले क्या था 6 नंबर पर, ग्लूटामिक एसिड, अब क्या हो चुका है वैलीन, जो पहले कभी ग्लूटामिक एसिड हुआ करता था अब वहां पर क्या है, वैलीन है। इतना क्लियर ना, बस यही बातें लिखी हैं। द डिफेक्ट इज काज बाय द सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी को हटाकर किसी को रख देना। पहले क्या था, ए था, एडमिन था, अब क्या है, इसको हटाया इसको रख दिया, तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलीन। कौन सा एमिनो एसिड पहले था यहाँ पर, ग्लूटामिक एसिड, इसको हटा के क्या बन गया, वैलीन आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। किस पोजीशन पर, 6 नंबर, आप 6 नंबर पोजीशन पर, पोजीशन नंबर 6 ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। कौन सी है ये चेन, बीटा ग्लोबिन चेन। आपको पता है हीमोग्लोबिन में अल्फा होता है, क्या होता है बीटा, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एमिनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। कितना बेस सब्स्टिट्यूट किया है, एक, एट द पोजीशन नंबर 6 कोडान। कौन सा कोडान था ये, 6 नंबर वाला था, ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन फ्रॉम GAG टू द GUG। पहले क्या था, GAG था, अब क्या हो गया, GUG हो गया। पहला GAG था, अब क्या हो गया, GUG हो गया। क्लियर, अगला, द मैच्योर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगो द पॉलीमराइजेशंस अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन, यानी ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है यहाँ पर कमी, causing the changes in the shape of the RBC from the biconcave disc-like to the elongated sickle-like structure। पहले RBC अगर ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल है तो RBC का शेप क्या बनता था, बाइकॉन्केव। अब RBC का शेप कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिकल शेप। कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिकल शेप बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा है कम, कम ऑक्सीजन में। क्लियर हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट मेरे पास है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इससे पहले भी पढ़ा था, इसका नाम आया था फिनाइल कीटोन्यूरिया। कहाँ पर आया था, कहाँ पर, प्लियोट्रॉपिक जीन। आपने कहा था प्लियोट्रॉपिक जीन किसे कहते हैं, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, प्लियोट्रॉपिक जीन। एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पढ़ा था ना आपने, ह्यूमन हाइट एंड द ह्यूमन स्किन कलर, याद है ना सब, आते हैं। बताओ फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर आपने कहा था जो जीन है उसमें डिफेक्ट हो गया था और एंजाइम बन नहीं रहा था। कौन सा एंजाइम नहीं बना था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना ना। पढ़ते हैं आगे, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ये जन्मजात है। कैसा, ये जन्मजात है। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसा है ये डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव। बताओ अभी तक आपने 3 डिजीज पढ़ी है, उसमें से कौन सा और था जो ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी जो आप पढ़ रहे हो सारे सारे रिसेसिव है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम।
कौन सा एंजाइम बोलो भाई? फिनाइल एलानिन डिहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड? फिनाइल एलानिन इनटू द टायरोसिन। देखो यार ये एंजाइम करता क्या है, ये जो एंजाइम होता है ये फिनाइल एलानिन नाम के अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट करता है? टायरोसिन के अंदर। अगर एंजाइम प्रेजेंट है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मेरे पास लिखा है फिनाइल एलानिन। अच्छा कभी आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा, आपने वहां पर क्या पढ़ा था कि एरोमेटिक एमिनो एसिड का नाम पढ़ा था आपने, क्या क्या था? ट्रिप्टोफैन, और याद करो, टायरोसिन, और ये था नहीं था? एरोमेटिक एमिनो एसिड है, कह रहे हैं ये होता है, अगर ये एमिनो एसिड है तो ये अमीनो एसिड जो होता है कन्वर्ट किसमें होता है? टायरोसिन के अंदर। किसमें? तो क्या ये भी एरोमेटिक वाला ही है? अरे ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और एक कौन सा था? और ट्रिप्टोफान था। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये नॉर्मल प्रोसेस है ना। अगर मान लो कोई जीन में हो जाए, डिफेक्ट आ जाए, और जीन के द्वारा इंफॉर्मेशन अगर गलत चली जाए तो क्या एंजाइम बनेगा? ये नहीं बनेगा। अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो किसका कन्वर्जन नहीं होगा? फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये वाला एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर क्या होता रहेगा? फिर इकट्ठा होता रहेगा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस phenyl alanine is accumulated and converted into the phenyl pyruvic acid and other derivatives। अब करना क्या है आपको? ऐसे लिखना है, लिखना यहाँ पर ये है फिनाइल एलानिन, ये एंजाइम, ये आपके पास अमीनो एसिड है, ये कन्वर्ट होता बनता क्या है? टायरोसिन बनता है। इतना लिख लिया आपने? कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन डिहाइड्रोक्सी है ना, आप लिख लीजिएगा डिहाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ये है नॉर्मल प्रोसेस। क्लियर ना? अरे बोलो भाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एंजाइम क्या है? एब्सेंट, एंजाइम नहीं है, अब क्या होगा? फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? फिनाइल आजकल तुम लोग पढ़ ही तो रहे हो, आजकल तुम लोग पढ़ रहे हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? हाँ, फिनाइल पायरुविक एसिड। तो ये अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर ये इकट्ठा होता रहेगा। तो आप इसे लिख लो, अगर एंजाइम बनेगा तो फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? टायरोसिन के अंदर। और अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन तब भी कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो गया अब क्या बनाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड। क्या कभी आपने नाम सुना पायरुविक एसिड का? कभी मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस का थोड़ा बहुत पार्ट बताया होगा। कहाँ पर बताया? बायोमॉलिक्यूल्स में ही बताया, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस भी क्या है? एक मेटाबॉलिज्म पॉथ भी तो है। अगला बन गया। ये एंजाइम पहले लिखा था, फिनाइल एलानिन डिहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम पहले लिखा था, ये वाली बात। आज आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं, बस थोड़ा देर और, बस थोड़ा देर और, थोड़ा सब्र करना है। चलो अब आगे पढ़ लें, कुछ छूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 नंबर लेके जाओगे आप यहाँ से। आज कम से कम अगर आप आज वाली क्लास देखोगे तो जहां से मैंने पढ़ाया है, कहाँ से पढ़ाया है कम से कम आपके पास 8 से 10 नंबर मिलने वाला है। 8 नंबर तो पक्का। 2 क्वेश्चंस, अरे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ उठा लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट वहां उठा लेंगे, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें कॉन्सेप्ट यहाँ का वहां मिला हो जाएगा। अगला, एक्युमुलेशन ऑफ दीज, कौन? ये फिनाइल पायरुविक एसिड, अगर इसका एक्युमुलेशन कहाँ होता है? ब्रेन में, तो क्या हो जाएगा आपको? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट हो सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, यानी कि जो फिनाइल पायरुविक एसिड होता है इसका एब्जॉर्प्शन किडनी नहीं करता है, तो ये यूरिन के थ्रू भी बाहर आ सकता है। क्लियर इतना? नेक्स्ट, थैलासीमिया,
अच्छा, इससे पहले भी आपने एक ब्लड डिजीज पढ़ा था जिसका नाम था हीमोफीलिया, वो भी तो ब्लड से रिलेटेड था। अरे बोलो ना मेरे भाई। और एक और पढ़ा था आपने सिकल सेल एनीमिया, वो भी तो ब्लड से रिलेटेड है, वो आरबीसी से रिलेटेड है। इतना हो गया। अगला कौन सा है? थैलासीमिया। थैलेसीमिया फिर से डिसऑर्डर कौन सा है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो मेंडेलियन होगा तो या तो ऑटोसोमल होगा, रिसेसिव होगा, या तो सेक्स लिंक होगा, या तो ऑटोसोमल होगा। देखो क्या लिखा है, इट इज आल्सो द ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, जितने मेंडेलियन डिसऑर्डर दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में डिटेल में, सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे रिसेसिव वाले हैं। केवल दो स्टार्टिंग के, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया कैसे हैं? सेक्स लिंक रिसेसिव हैं। बाकी सारे कैसे हैं? ऑटोसोमल। दिस इज आल्सो एन ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर, रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर द, कैसा होंगे? कैरियर फॉर द जीन, बोले तो हेट्रोजाइगस। जब हेट्रोजाइगस होगा तभी तो उसका ऑफस्प्रिंग कैसा बनेगा? डिजीज वाला बनेगा। चलो नेक्स्ट, द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन आर द डिलीशन। भाई डिलीट हो गया तभी म्यूटेशन ही हुआ, ठीक है। म्यूटेशन आर द डिलीशन व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द reduced rate of synthesis of one of the globin chain that make up the hemoglobin। अच्छा मतलब सिकल सेल एनीमिया के अंदर, सिकल सेल एनीमिया में क्या अल्फा बीटा चेन के नंबर में कुछ कमी आ रही थी? नंबर में कोई कमी नहीं थी, नंबर बराबर थे, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या हो रही थी? चेंज। यहां पर क्या चेंज हो जा रहा है? यहाँ पर लिखा है रिजल्ट इन द रिडक्शन रेट एट द सिंथेसिस ऑफ द वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, या तो अल्फा ग्लोबिन चेन या तो बीटा ग्लोबिन चेन, कोई एक चेन ही पूरी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी ना। अल्फा आर द बीटा दैट मेक द हीमोग्लोबिन। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर मैं इसे कह सकता हूँ थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिजीज, क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी। आगे बढ़े, दिस काजेज द फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अच्छा बताओ, सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल क्या होता था? पूरा आरबीसी का शेप चेंज होता था। यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? एबनॉर्मल हो रहा है। दिस काजेज द फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू द एनीमिया। और आपको पता अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो मैं कहता हूँ ब्लड की कमी हो गई, क्या हो जाएगा? एनीमिया, व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। यानी कि आप कौन सी डिजीज पढ़ रहे हो? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर आपको क्या देखने मिलता है? एनीमिया। थैलेसीमिया के अंदर क्या दिखाई देगा आपको? एनीमिया, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो चेन थी वो खुद ब खुद क्या बन रही है? एबनॉर्मल बन रही है, और नंबर भी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले आप इसे अंडरलाइन कर लो, रिडक्शन द रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। नेक्स्ट, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हिच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। कौन सा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, मतलब अल्फा या बीटा, कौन सा गायब हो रहा है, उसके बेसिस पर थैलेसीमिया दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? अल्फा थैलेसीमिया। दूसरा कौन सा होता है? बीटा थैलेसीमिया। अच्छा बताओ, अगर कोई किसी को अल्फा थैलेसीमिया हुआ है तो उसके अंदर अल्फा चेन क्या हो चुकी है? उसका नंबर कम, और किसी को अगर बीटा हुआ तब बीटा चेन। अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं। अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर कौन सा चेन अफेक्टेड हो जाएगा? अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड हो जाएगा। व्हाइल इन द बीटा थैलेसीमिया, जबकि अगर हम बीटा की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। भाई नाम के बेसिस पर है, अगर अल्फा चेन अफेक्टेड हुई है तो कौन सा थैलेसीमिया? अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा अफेक्टेड हुई है तब, अच्छा अफेक्टेड मतलब नंबर क्या हो चुका है? कम। नेक्स्ट, यहां पे देखते हैं, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द टू क्लोजली लिंक्ड जीन। अल्फा थैलेसीमिया कितने जीन से कंट्रोल हो रहा है? दो जीन से। कौन कौन सा जीन? HbA1 एंड HbA2 ऑन द क्रोमोसोम नंबर, तो 16 कौन सा है? ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम of each parent, and it is observed due to the mutation or the deletion of the one or the more of the 4 gene। ये क्या 4 जीन होगा? 4 जीन होगा भाई, जीन तो 2 बोला गया है ना, तो 4 क्या है यहाँ पर? अरे 4 एलील लिखने भूल गए हैं भैया, बोलो जीन कितना है?
एलील कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट, द मोर जीन अफेक्टेड, भाई इधर देखो, कह रहे हैं मोर जीन अफेक्टेड, जितना जीन अफेक्टेड होगा, जितना एलील अफेक्टेड होगा, लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, जितना अल्फा सभी से पढ़ रहे हैं ना, जितना कह रहे हैं कि जितना एलील अफेक्टेड होगा उतना ही कम क्या बनेगा? अल्फा ग्लोबिन चेन बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बीटा थैलेसीमिया पर। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन, और सिंगल जीन कौन सा है? HBB ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 of each parent and occurs due to the mutation of one or the both the gene। both gene का मतलब वही है, एलील की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या है? डिफरेंस है। किस बात का है? इन दैट द फार्मर, किसान नहीं है मतलब पहले वाला, बोले तो थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, क्वांटिटी की प्रॉब्लम है। क्वांटिटी मतलब अल्फा कम बन रहा है या बीटा कम बन रहा है, इतना क्लियर है ना? आगे बात लिखी है, ऑफ द सिंथेसिस टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स व्हाइल द लेटर, बोले तो सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग अ इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन चेन। वहां पर ग्लोबिन को हटाकर, सॉरी आपके पास कौन सा अमीनो एसिड था? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को हटा क्या बन गया? वैलिन आ गया। तो वहां पर किसकी बात है? वहां पर क्वालिटी की बात है। यानी सिकल सेल एनीमिया का जो ट्रेट्स होता है कैसा होता है? वो क्वालिटी बेस्ड होता है। और थैलेसीमिया कैसा होता है? क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा और बीटा कम हो रहे हैं। इतना क्लियर? ये खत्म होता है यहाँ पर क्या? खत्म होता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर। बस लास्ट 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। कल की बात कल करेंगे, आज नहीं करेंगे ना। कल की बातें कल करेंगे, आज की बात अभी करते हैं। कल की बात है पुरानी, आज की नई बात है कल लेते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आराम, रुक जाओ भाई, थोड़ा मुझे कंटिन्यू में बोल रहा हूँ थोड़ा सा। कौन सी ट्रेन तुम्हारी है? मैं छोड़ जाऊंगा घर तक। ट्रेन है किसकी है? रुकवा देंगे, अभी पढ़ रहे हैं मंत्र, यहीं से मंत्र पढ़ने में रुक जाएगी ट्रेन। हाँ पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। हाँ पानी पी ले रहे, नहीं पियेंगे नहीं पानी। यहाँ पर होगा क्रोमोसोम, देखो बस भाई प्लीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। कह रहे हाँ तो चल ही रहा है, हाँ आप पढ़ाते रहिए, हमसे क्या मतलब है। लग रहा है कि वैसे बस चले आए हैं, कोई बात नहीं। पानी ले जा रहे हो भाई लाने? ठीक है जाओ आगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जब तक तुम आओगे पढ़ा देंगे हम। अच्छा बताओ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा या जीन? क्रोमोसोम होगा। और मेंडेलियन में जीन था। अरे हर जगह जीन ही तो पढ़ा आपने। अगला, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड, कौन सा हैंड है ये? राइट और लेफ्ट? मतलब एक पढ़ चुके हो आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप का था। अब एक पढ़ चुके हो, एक हैंड वाला पढ़ चुके हो, दूसरे हैंड की बात करने जा रहे हैं। अदर हैंड आर काज्ड ड्यू टू द absence or the excess or the abnormal arrangement of the one or the more chromosome। इतना समझ लो आप। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब बनेगा जब किसी सेल के अंदर एक क्रोमोसोम क्या हो जाए? एक या ज्यादा क्रोमोसोम गायब हो जाए, या मैंने कहा एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम क्या हो जाए? बढ़ जाए। बोलो, या तो अरेंजमेंट क्या हो जाए उसका? एबनॉर्मल हो जाए। तो कौन सा डिसऑर्डर बनेगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बनेगा। अगला भाई तुम अभी मिल लेना, आराम से मिलाप कर लेना, ठीक है? फेल्योर ऑफ द सेग्रीगेशन, भाई मेरे सेग्रीगेशन मतलब क्या? सेग्रीगेशन सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात में बात छुपी हुई है ना, बढ़िया। करें फेल्योर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमैटिड। अब तुम बताओ क्रोमैटिड कब सेग्रीगेट करता है? कौन सा एनाफेज? हाँ सेकेंड वाला। क्रोमैटिड अलग हो रहा है, जब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तभी तो होगा एनाफेज सेकेंड। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता तब? बढ़िया, तुम्हें याद है।
ड्यूरिंग द सेल डिविजन साइकिल्स रिजल्ट इन द गेन आर द लॉस ऑफ द क्रोमोसोम, गेन आर द लॉस। अच्छा मैं कह रहा हूं अगर मान लेते क्रोमेटिड अलग नहीं हो रहा तो किसी एक सेल के अंदर, अगर मैंने कहा मान लेते ये देखो यहाँ ध्यान दो यार, ठीक है समझ लो, मैं बोलूंगा बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ मैं। ये क्रोमोसोम एक हो गया, ये दोनों क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, इसके दोनों क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा, ये इसके बीच में जहाँ पेन लगी है ये सेंट्रोमियर, ये डिवाइड हो गया और डेट छोड़ थे, डिवाइड होगा तो एक क्रोमेटिड ऊपर एक नीचे। हम कह रहे हैं सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो या तो दोनों एक साइड में एक साथ चला जाएगा, अगर एक साइड चला गया एक सेल में चला गया तो एक सेल में एक क्रोमोसोम पूरा बढ़ गया, अरे बोलो बढ़ गया ना, और जिसमें नहीं गया उसमें वही करें। अगर सेग्रीगेशन फेल कर जाए क्रोमेटिड का सेल डिवीजन के दौरान तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, जिस सेल में जाएगा यहाँ पर गेन हो जाएगा और जिस सेल में नहीं जाएगा उसमें लॉस हो जाएगा। अगर गेन हो तो उसे कहते हैं क्या है, हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, और जहां एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है अगला पढ़ते हैं यहाँ पर, चाहे गेन हो जाए चाहे लॉस हो जाए दोनों कंडीशन कहते हैं क्या है हम एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में अलग अलग टाइप आता है, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा मैं पूरा, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो कहते हैं क्या उसे हम एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, कितने क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है कितने क्रोमोसोम का गेन हो रहा है। एग्जाम्पल लेके आपके पास डाउन सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम है, 21 नंबर क्रोमोसोम, ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम है। क्या हो चुका है, गेन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द 21 क्रोमोसोम। यानी अगर देखा जाए डाउन सिंड्रोम तब होता है जब 21 क्रोमोसोम की एक कॉपी क्या जाती है, गेन हो जाती है, बढ़ जाती है तब। क्लियर, एन्यूप्लॉइडी हुआ है ना, अरे बोलो गेन हुआ तो क्या हुआ, एन्यूप्लॉइडी, अंडरलाइन कर ले। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी है, 21 की है, 21 क्रोमोसोम। इसके बारे में और आगे भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिमिलरली एक सिंड्रोम और नाम क्या है इसका, टर्नर सिंड्रोम, रिजल्ट ड्यू टू द लॉस। तो अगर लॉस हो रहा है तो क्या लॉस से भी एन्यूप्लॉइडी होता है, हाँ, लॉस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम गायब हो गया यहाँ पर, एक्स क्रोमोसोम ही गायब हो गया ना। क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल, कहां से, ह्यूमन फीमेल में से। अब बताओ अगर किसी ह्यूमन फीमेल में से एक एक्स क्रोमोसोम हटा दिया जाए तो अब उसका जीनोटाइप क्या बनेगा, ये तो बनेगा। क्या मैं बोलूं कि ऐसी फीमेल जिसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम का नंबर 45 है, सही ना। यानी यहाँ पर भी एन्यूप्लॉइडी दिख रही है। यहाँ पर जो एन्यूप्लॉइडी है वो लॉस की वजह से है और डाउन सिंड्रोम में जो एन्यूप्लॉइडी है वो गेन की वजह से। दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या है, अलग अलग है। वहां पर 21 नंबर, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम। इतना क्लियर हो गया। आगे फेलियर, अब बताओ करें साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो रही है, फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस, टेलोफेज के बाद अगर साइटोकाइनेसिस ही नहीं होगी, फेल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा क्रोमोसोम का, एक में बढ़ जाएगा और एक में, अरे बोलो ना भाई। आगे टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिजम्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है, बोलो ना। और एन्यूप्लॉइडी के अंदर कोई एक क्रोमोसोम का गेन हो जाएगा या तो एक का लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पॉलीप्लॉइडी जनरली कहाँ दिखता है, प्लांट के अंदर। कहाँ पर, प्लांट के अंदर। हाँ बी में, कहाँ पर, हनी बी के अंदर। अच्छा वो अलग बात है, वहां पर साइटोकाइनेसिस फेल नहीं हो रही थी, वहां पर डिवीजन ही क्या चल रहा था, अलग चल रहा था। अरे बोलो, वहां पे जो ऑफस्प्रिंग बन रहा था, मेल जो बन रहा था, मेल वो फर्टिलाइजर से नहीं बन रहा था, विदाउट फर्टिलाइजर बन रहा था, वो अलग केस है। ये आप कंडीशन लिखो। एन्यूप्लॉइडी कितनी टाइप की, 4 टाइप की। पहला कौन सा है, मोनोसोमी, दूसरा नलीसोमी, तीसरा नली नहीं है नलीसोमी, अगला ट्राइसोमी, फिर टेट्रासोमी। नलीसोमी क्या दोगे, अगला देखो, हाँ काय लिख के लेके आए हैं, लिखो लिखो। एन्यूप्लॉइडी मतलब गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कितने क्रोमोसोम का, एक या एक से ज्यादा।
और पॉलीपोलैरिटी मतलब पूरा का पूरा सेट ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिखो इसे, समझाते हैं। ज्यादा हो, पॉली है ना, जिसमें बढ़ेगा उसको कहेंगे हम पॉली। नहीं, एक ही साइटोकाइनेसिस जब होगा तो दो सेट बनेगी, एक ऊपर जाएगा सेट, एक नीचे आएगा, तो एक कोई बढ़ जा रहा है, एक तो उसका खुद का है ना, है नहीं, बिल्कुल। जैसे मैं कह रहा हूँ अगर ये ह्यूमन का, मान लेते ये ह्यूमन का क्या है, एग है, तो एग तो एक गैमीट है ना, हैप्लॉइड है, इसके अंदर एक सेट तो रहेगा ही। सेल डिवीजन के वक्त होती है तो गैमीट में आती है, और गैमीट से कहाँ जाएगी फिर, वो गैमीट फर्टिलाइज करेगा एबनॉर्मल वाला, तो ऑफस्प्रिंग में जाएगा वो। तो रिजल्ट कहाँ दिखेगा आपको, रिजल्ट तो ऑफस्प्रिंग में दिखेगा ना। नहीं समझ में आया भाई? अगर सेल डिवीजन में कोई भी दिक्कत आई स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान में या ओजेनेसिस के दौरान में, तो दिक्कत कहाँ होगी, होगी तो गैमीट में होगी ना। लेकिन जब गैमीट अफेक्टेड वाला क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो रिजल्ट कहाँ दिखेगा, ऑफस्प्रिंग में दिखेगा। अगला एन्यूपुलैरिटी 4 टाइप का, पहला क्या है, मोनोसोमी। मोनो माने एक, डिप्लॉयड कंटेंट कितना होता है, 2n होता है। अगर 2n में से एक घट गया तब नहीं, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, 2n-1 क्या कहलाएगी, मोनोसोमी। 2n कितना होता है, 46 होता है, एक घटा दीजिए कितना बचेगा। क्या टर्नर सिंड्रोम का एग्जांपल है? हाँ, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, नलीसोमी मतलब 2 क्रोमोसोम्स, 2n-2, डिप्लॉयड 46 था, 2 घटा दीजिए कितना बचेगा, 44। ट्राइसोमी बढ़ चुका है, 2n+1, 46 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया, 47 हो गया। अगला टेट्रासोमी, 2 बढ़ गया है, तो 2n+, देखो टेट्रा लिखा है, टेट्रा का मतलब कहते हो 4, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं आ रहा ना, तो क्या लिखा 2n+2। अगर 2n+2 हो जाएगा तो 46+2 पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये हो गया एन्यूप्लैरिटी के 4 फॉर्म। क्लियर है ना? आपके पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल कितना होता है, 46। कितनी बार बताओगे, 23 पेयर। सही है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 22 पेयर ऑटोसोम, सही है ना, 22 पेयर क्या होता है, ऑटोसोम होता है, एंड 1 पेयर क्रोमोसोम ऑफ द 6 क्रोमोसोम। आज ही तो पढ़ रहे सुबह से। समटाइम्स rarely either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one of the many one pair of the chromosome। या तो एन्यूप्लैरिटी होगी, गेन हो जाएगा तभी एन्यूप्लैरिटी है, लॉस हो जाएगा तभी एन्यूप्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस सिचुएशंस आर नोन एज द ट्राइसोमी और द मोनोसोमी ऑफ अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, ध्यान देने वाली बात है। अगर गेन हो रहा है कितने क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम अगर बढ़ जा रहा है, अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी, 2n+1 ट्राइसोमी। और अगर एक कम हो गया तब 2n-1 मोनोसोमी। तो यहाँ पे यही लिखा था, या एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम्स, अगर एक एडिशनल कॉपी बढ़ चुकी है इंडिविजुअल के अंदर, आर एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ द एनी पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ चुका है या एक क्या हो चुका है, कम। अगर बढ़ जाएगा तो 2n+1 हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगी। और अगर मैंने कहा 2n-1 हो गया तब मोनोसोमी हो जाएगा। नेक्स्ट, सच सिचुएशंस लीड टू द वेरी सीरियस, भाई such as situations lead to a very serious consequence in the individual. Down syndrome, Turner syndromes and the Klinefelter syndromes are the common example of the chromosomal disorder. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एग्जांपल कौन सा, पहला सा है डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। बताइए, डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा था, मोनोसोमी है या ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी है। अरे 21 क्रोमोसोम का एक सेट बढ़ चुका था, ट्राइसोमी। टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। बोलो, आगे है आपके पास क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। एक एक पढ़ने जा रहे हैं। पहला कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। कुछ बातें आप जानते हैं, कुछ को मैं बताने जा रहा हूं। डाउन सिंड्रोम्स, द काज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 1। तो बताओ, क्या क्रोमोसोम नंबर 1 एक बढ़ चुका है? तो बताओ क्या ट्राइसोमी हो गया है? आप सिंपली कहोगे क्या, डाउन सिंड्रोम विद ट्राइसोमी ऑफ द 21 क्रोमोसोम, अंडरलाइन कर लो इसे आप।
किसने डिस्कवर किया था? नाम उसी का छुपा हुआ है। दिस डिसऑर्डर वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द, हाँ, लैंगडन डाउन, कब? 1866 के अंदर। बस द अफेक्टेड इंडिविजुअल, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम अगर हुआ है तब उसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे? द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अ शॉर्ट स्टंटेड होगा विद द स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग एंड द पार्शली ओपेन्ड माउथ। ये सब क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम्स शॉर्ट स्टंटेड, छोटा दिखेगा। अगला स्मॉल राउंडेड हेड होगा। उसके बाद लिखा है टंग होगी, अब ऐसा नहीं टंग एकदम बिखर जाएगी, नहीं, फरो मतलब हल्की फुल्की कटी फूटी होगी ना, फरो टंग होगी एंड द पार्शली ओपन माउथ, हमेशा मुंह क्या होगा? हल्का सा खुला रहेगा। ठीक है, फिगर दिखाते अभी। अगला, इसके बाद उसकी हथेली में अंदर क्या होगा? बड़ी बड़ी क्या होंगी? रिघारियां बनी होंगी। द पाम इज द ब्रॉड विद द कैरेक्टरिस्टिक द पाम क्रीजेस। अच्छा, रीरा रहा है। चलो मेरे भाई, हाँ, शहंशाह बादशाह सबको ना बुलाओ। चलो यहाँ तक। पाम में क्या दिखेगा? पाम क्रीसेस दिखेंगे ना, गड्ढा दिखेगा, कुछ ज्यादा ही क्या होगी यहाँ पर? गड्ढे दिखेंगे आपको। फिजिकली कैसा होगा? फिजिकल बॉडी से लिखा साइकोमोटर्स एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब सही से दिमाग भी उसका काम नहीं कर रहा होगा। इतना क्लियर हो गया? साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, अगला ये हो गया डाउन सिंड्रोम। फिगर दिखाते हैं, ये दिख रहे हैं भाई। ठीक है, इन्हें डाउन सिंड्रोम हुआ है। क्या हुआ है? डाउन सिंड्रोम है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा क्या? फ्लैट बैक ऑफ द हेड, पीछे चपटा रहेगा। अगला ब्रॉड ब्रॉड फ्लैट फेस है, फेस एकदम फ्लैट होगा। अगला में लूप ऑन द फिंगर टिप्स, में लूप हो सकते हैं, मुड़ा हो सकता है। आगे पाम क्रीवाइसेस है, यहाँ पर गड्ढे या कुछ ज़्यादा ही है। अगला लिखा है बिग एंड द रिंकल टंग होगी, अभी अपने करता कि फरोड टंग होती है। ठीक है, पार्सली ओपन माउथ होता है। इसके साथ साथ में नेक कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी हो सकती है। ये आपका डाउन सिंड्रोम का बना हुआ बच्चा है और इसका ये जीनोटाइप बना हुआ है, पूरा जीन दिखाया गया है इसका, ये वाला। कोई बात तो नहीं है। अगला नेक्स्ट बताइए आप। नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम ये पढ़ाएंगे, पहले टर्नर सिंड्रोम पढ़ाएंगे, उसे रोक दे कल पढ़ाने के लिए। टर्नर सिंड्रोम पहले क्योंकि पढ़ लेते से, क्योंकि पहले पढ़ाया था वैसे। टर्नर सिंड्रोम, अब बताइए टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? ट्राइसोमी या मोनोसोमी? मोनोसोमी होगी ना। कह रहे सच अ डिसऑर्डर इज काज्ड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो चुका है? गायब। मेल से फीमेल से? फीमेल से। अगला तो क्या, अगर एक एक्स क्रोमोसोम को हटा दोगे तो टोटल क्रोमोसोम कितना बचेगा? 45 बचेगा। और जीनोटाइप क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स। ठीक है ना? हाँ, सच ये फीमेल लिखा, फीमेल, इतना क्लियर है ना? अरे भाई मेरे भाई बस 2 मिनट बस। करेंट टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल, जिस फीमेल को टर्नर सिंड्रोम हुआ है उस फीमेल का जीनोटाइप लिखो 44 प्लस X0। ठीक है ना? अरे बोलो, टोटल क्रोमोसोम नंबर 45। बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे 2n-1? बोलो, मोनोसोमी। बढ़िया है, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सच फीमेल्स आर स्टेराइल, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम गायब हुआ है ना, और एक्स क्रोमोसोम कहीं ना कहीं सेक्स डिसाइड करता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर द रूडिमेंट्री। ओवरी कहती है रूडिमेंट्री, फंक्शनल नहीं होती है। बिसाइड अदर फीचर इंक्लूडिंग द लैक ऑफ द अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फिगर नंबर 7.1 से 5.17 का बी। यहाँ पे जो फीमेल बनी है ये वाली फीमेल, इससे कौन सी बीमारी हुई है? इसे टर्नर सिंड्रोम। बी नंबर लिखा हुआ है टर्नर सिंड्रोम। आप यहाँ पर लिखिए फिगर नीचे, जस्ट फिगर के नीचे लिखिए आप टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स लिख लिया आपने? और लिखने के बाद में आप लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखेंगे आप 44 प्लस X0। ठीक है, इज इक्वल टू 44
5। अगर लिखना हो तो लिख लो आप मोनोसोमी ऑफ किस क्रोमोसोम का, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना, फिगर्स हमने आपके। नेक्स्ट और लास्ट आपके पास जो नेक्स्ट एंड द लास्ट हो गया, Klinefelter syndrome. This genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of the X chromosome. Presence of an additional copy of the X chromosome. एक X chromosome बढ़ गया है, ट्राइसोमी आगे, रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ द 47, क्या बन जाएगा, XXY। अच्छा बताओ, इसमें एक X बढ़ा है ना, तो पहले क्या रहा होगा, पहले XY रहा होगा, मेल रहा होगा, अरे XY रहा होगा, मेल था ना, बोलो, इसमें एक X बढ़ गया है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 आपके पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इसमें इन तीनों में से कौन है जो एग्जाम्पल है ट्राइसोमी का? डाउन सिंड्रोम भी है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम भी है, दोनों में तो बढ़ रहा है। एक में क्या बढ़ रहा है, 21 का कॉपी बढ़ रहा है और एक में X बढ़ रहा है। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी है, वहां पर एक X। अगला क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। सच एन इंडिविजुअल हैव द ओवरऑल द मस्कुलाइन डेवलपमेंट, क्योंकि एक्चुअली में क्या था, ये मेल था, तो मेल में मसल का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। हाउ एवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट, बोले तो मेल के अंदर फीमेल वाला कैरेक्टर आ गया। ठीक है, कह रहे हैं फेमिनाइन डेवलपमेंट, बोले तो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज कॉल्ड द गैनिकोमेस्ट्रिया। क्या कहते हैं इसे हम, गैनिकोमेस्ट्रिया कहते हैं। इज आल्सो एक्सप्रेस, कह रहे हैं मेल के अंदर फीमेल वाला कैरेक्टर आ गया, तो कौन सा सिंड्रोम? जरूरी नहीं है जो दिखते हैं सब ऐसे हो, क्रोमोसोम की, हंसने वाली बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं। अगर क्रोमोसोमल स्टडी देखिए, क्रोमोसोम अगर बढ़ गया तब बात आती है ना, ये चिकन है। मान लो किसी आवाज ही पतली, इसका मतलब थोड़ा ना को मेल या फीमेल बन चुका, आवाज पतला हो चुकी है। अगला भाई बस करो, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आया है, इसे कहते क्या है, हम गैनिकोमेस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। सच इंडिविजुअल्स आर द स्टेराइल, ये इंडिविजुअल कैसा होगा, स्टेराइल। तो जो मेल जिसके अंदर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हुआ है वो भी स्टेराइल होता है, जो फीमेल के अंदर टर्नर सिंड्रोम हुआ है वो भी कैसी होती है, स्टेराइल होती है, क्योंकि उसके अंदर ओवरी कैसी हो जाती है, रूडिमेंट्री। क्लियर, लास्ट बस खत्म हो गया, सब करें समरी पढ़ा दीजिए। ये फिगर बन, भाई रुक जाओ, ये फिगर बना हुआ है, किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है किसका, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आपने काफी साथ दिया। हाँ सर बताओ, बचेगा नहीं, क्यों नहीं बचेगा भाई?